नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, आगे अब चैप्टर पढ़ाने वाले हैं 8 नंबर चैप्टर से। ये अब आप लोगों का तापमिति चालू होने वाला है, मतलब कि उसमें चैप्टर इकाई है वो चालू होने वाला है क्लास 9th में। ये सेकंड पार्ट है और इसके बाद से पूरा फिजिक्स 9th क्लास का खत्म हो जाएगा। इसके बाद से हम 10th क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री अपलोड करेंगे और 9th क्लास का केमिस्ट्री अपलोड करेंगे। उसके बाद से देखा जाएगा आगे जो सब्जेक्ट पढ़ाएँगे। तो चालू करते हैं। पहला नंबर ये ताप एवं ऊष्मीय प्रसार चैप्टर का नाम है ताप एवं ऊष्मीय प्रसार। ताप क्या है? ताप किसी वस्तु, ठोस, द्रव, गैस का वह भौतिक गुण है जो किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उस वस्तु का दूसरी वस्तु के बीच ऊष्मीय ऊर्जा का प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। मतलब कि ताप क्या है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब आते हैं संपर्क में, ठीक है? जब ठोस, द्रव, गैस ये इनका भौतिक गुण है ताप। इनके कारण क्या होता है कि वस्तु के संपर्क में आने पर पहली वस्तु जो है दूसरी वस्तु के बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ठीक ना? इसी को ताप कहते हैं। ऊष्मा सदा उच्चतर ताप की वस्तु से निम्नतर ताप की वस्तु में स्थानांतरित होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए कि कोई उच्च ताप वाली वस्तु है और अगर कोई एक निम्न ताप वाली वस्तु है, मान लीजिए इसका पैमाना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका है 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमेशा उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर ऊष्मा का प्रवाह होगा, मतलब 10 से 5 की तरफ होगा। ये है ताप का गुण। तो समझ लीजिए कि ताप किसी वस्तु, ठोस, द्रव, गैस का वह भौतिक गुण है जो किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उस वस्तु का एवं दूसरी वस्तु के बीच ऊष्मीय ऊर्जा मतलब ऊष्मीय ऊर्जा का आदान-प्रदान होने लगता है, अगर निम्न ताप वाली वस्तु और अधिक ताप वाली वस्तु आएँगे। तो अधिक ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की तरफ ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ऊष्मीय ऊर्जा का, इसी को ताप बोलते हैं। अब आगे आते हैं ताप मापक गुण क्या है? ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है, जो ताप वृद्धि के साथ-साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। पदार्थ के इस गुण को ताप मापक गुण कहते हैं। मतलब ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का उपयोग किया जाता है, जो ताप वृद्धि के साथ-साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है? पदार्थ के इस गुण को तापमापक गुण कहते हैं। मतलब कि उससे क्या होता है कि ताप जब वृद्धि होगा तो पदार्थ का जो है लक्षण जो है मतलब जैसे कि मान लीजिए कि कोई लोहा है, वो उसका जब ताप बढ़ता है तो वो लाल होने लगता है। तो इसको क्या कहेंगे कि तापमापक गुण है। मतलब कि पदार्थ का जो है लक्षण जो है परिवर्तित होने लगता है। ठीक ना? उसी को कहते हैं जो ताप वृद्धि के साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। पदार्थ के इस गुण को तापमापक गुण कहते हैं। अब आते हैं तापमापी किसे कहते हैं? तो वह उपकरण जिसमें पदार्थ के तापमापक गुण का उपयोग कर किसी वस्तु का ताप मापा जाता है, तापमापी कहलाता है। जैसे ऐसा उपकरण जिसका उपयोग करके किसी पदार्थ का ताप किया जाता है। जैसे अब यहाँ पे आगे आप समझ में आ जाएगा या ताप मापन के लिए जो यंत्र प्रयुक्त होता है उसे तापमापी कहते हैं। मतलब ताप को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है उसको तापमापी कहते हैं। तो तापमापी क्या है? तो वह उपकरण जिसका प्रयोग जो है तापमापन के लिए किया जाता है, उसको तापमापी कहते हैं या इसमें मापक गुण का उपयोग करके जो है ताप का मापन किया जाता है। जैसे मान लीजिए थर्मामीटर हो गया, तो ये तापमापी थर्मामीटर बोलते हैं तापमापी को, जिसमें मान लीजिए एक पारा होता है, पारा का एक तापमापक गुण होता है कि उसका जब ताप वृद्धि होता है तो वह ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, तो ऊपर का चढ़ना क्या हो गया? पारा का तापमापक गुण हो गया। पारा एक तापमापक गुण वाला पदार्थ है, इसका प्रयोग जो है तापमापी में किया जाता है। तो तापमापी जो है थर्मामीटर बनाया जाता है पारा का उपयोग करके। जो कि इंडिकेट करता है कि ताप कितना बढ़ा है, कितना नहीं है। ठीक, आगे आते हैं ऊष्मा। तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो उच्चतर ताप की वस्तु से निम्नतर ताप की वस्तु के केवल उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। मतलब कि अगर कोई वस्तु है, उसका ताप उच्च ताप है और एक वस्तु है जिसका निम्न ताप है, तो उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की ओर वस्तु की ओर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को ही ऊष्मा कहते हैं। ठीक है? तो ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वह ऊर्जा है जो उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। अब आगे आते हैं तापमाक के पैमाने। ताप के पैमाने कितने हैं? ताप के 4 पैमाने हैं। पहला सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट है, तीसरा र्यूमर है और चौथा क्या है? केल्विन है। अब आगे आते हैं। तो अब आगे आते हैं, तो यहाँ पे समझते हैं कि जल का कितना होता है तापमापन में। सेल्सियस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पे जल जो है बर्फ का बन जाता है, जल का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, ये है उसका हिमांक। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। फ़ारेनहाइट के लिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर पे जो है वो बर्फ बन जाता है और 80 डिग्री र्यूमर पर जो है वो गैस में परिवर्तित होने लगता है। तो ये तीनों याद कर लीजिए। अब आते हैं पारा तापमापी के बारे में पढ़ते हैं। पारा तापमापी क्या है? पारे के ऊष्मीय प्रसार के गुणों का उपयोग कर बनाई गई तापमापी को पारा तापमापी कहते हैं। मतलब पारा का पता है ही आपको कि गुण क्या होता है कि तापमापन जैसे ही होता है, ताप बढ़ता है, उसका जो है ऊपर चढ़ने लगता है पारा। तो इस पारा तापमापी इसी का उपयोग करके बनाया जाता है। पारे का बनाने की विधि क्या है? तो देखिए, पारा तापमापी के लिए एक मोटी दीवार वाली केस नली चुन लेते हैं। जैसे ये एक केस नली है, ये मोटी दीवार वाली है, ठीक ना? चुन लेते हैं, जिसका परिच्छेद सभी जगह समान हो। इसका परिच्छेद मतलब क्षेत्रफल जो है सभी जगह क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। देखिए यहाँ जितना चौड़ाई है ये लगातार वैसे ही है यहाँ तक। उसके बाद से आता है
अब आता है इसके एक सिरे को बंद करके घुंडी यानी बल्ब लगा देते हैं यहाँ पे, मतलब कि एक सिरे को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है और यहाँ पे घुंडी लगा दिया जाता है, बल्ब बल्ब लगा दिया जाता है, ठीक है, बंद करके यहाँ पे बल्ब लगा दिया जाता है। खुले सिरे से पारा के इस नली में डालने के लिए बल्ब को गर्म करके उसकी वायु बाहर निकालते हैं। खुले सिरे से क्या बोला है कि खुले सिरे से पारा के इस नली में डालने के लिए बल्ब को गर्म करके उसकी वायु बाहर निकालते हैं। मतलब जो बल्ब है उसको गर्म किया जाता है तो इस अंदर का पूरा वायु पहले क्या किया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा और उसके बाद से पारा इसके अंदर डाल दिया जाएगा। अब इसके बाद से क्या है कि अब पारा भरने के बाद दूसरा सिरा भी पिघलाकर बंद कर देते हैं। इधर से पारा डाल दिया गया, अब इधर से भी पिघलाकर क्या किया गया, दूसरा सिरा भी बंद कर दिया गया। अब क्या करते हैं कि तापमापन के लिए थर्मामीटर को अंशांकित करना होता है। यहाँ पे तापमापन के लिए थर्मामीटर को क्या कर दिया गया है कि अंशांकित कर दिया गया है। उसके बाद से क्या किया जाता है, इसके लिए दो स्थिर ताप के चिन्ह थर्मामीटर पर लगाते हैं तथा इनके बीच की दूरी को बराबर भागों में बांट देते हैं। दो स्थिर ताप मतलब एक यहाँ हो गया अधो बिंदु, एक हो गया ऊर्ध्व बिंदु, इनके बीच में बराबर दूरी पे जो है चिन्ह लगाया जाता है, ठीक ना। अब इसके बाद से क्या होता है, एक स्थिर बिंदु अधो बिंदु मतलब नीचे वाला स्थिर अधो बिंदु या हिमांक कहलाता है और दूसरा स्थिर बिंदु ऊर्ध्व बिंदु या क्वथनांक कहलाता है। अधो बिंदु लगाने के लिए थर्मामीटर के बल्ब को शुद्ध पिघलती बर्फ में रखते हैं। यहाँ अधो बिंदु लगाने के लिए थर्मामीटर का जो बल्ब होता है उसको शुद्ध पिघलती बर्फ में रखते हैं। जब बर्फ में रखते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि उसका जो है अधो बिंदु निकल जाता है। अब उसके बाद से क्या होता है और शुद्ध पिघल तथा केस नली के पारे तल पर निशान लगाते हैं। ऊर्ध्व बिंदु ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर के बल्ब को 707 डिग्री मिलीमीटर हट तो दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि दूसरा ऊर्ध्व बिंदु अथवा क्वथनांक होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, ऊर्ध्व बिंदु अथवा क्वथनांक होता है, इसको क्वथनांक कहते हैं। अधो बिंदु लगाने के लिए थर्मामीटर के बल्ब को शुद्ध पिघलती बर्फ में रखते हैं तथा केस नली के पारे तल पर निशान लगाते हैं। मतलब कि यहाँ अधो बिंदु निकालने के लिए क्या करते हैं कि जलते हुए बल्ब को क्या रखते हैं कि बर्फ में रख देते हैं। बर्फ में रखने से वो क्या हो जाता है, उसका हिमांक बिंदु यानी अधो बिंदु निकल जाता है तथा यहाँ पे नीचे वाले तल पर लगाते हैं। अब उसके बाद से होता है अर्ध ऊर्ध्व बिंदु ज्ञात करने के लिए थर्मामीटर के बल्ब को 760 मिलीमीटर पारा के दाब पर उबलते पानी के भाप में रखते हैं। मतलब इतना मीटर दाब पे जो है उबलता पानी में जो है रखते हैं बल्ब को और जो निकलता है उसको ऊर्ध्व बिंदु बोल देते हैं, जिसका ताप निश्चित होता है। इस समय केस नली में पारे का तल ऊर्ध्व बिंदु अंकित करता है, ये ऊर्ध्व बिंदु अंकित करता है। अब आगे देखते हैं इसके, जैसे ही आगे आता है देखिए। अब आता है यहाँ पे वो प्रश्न कि तापमापी में पारा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तर देखिए, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला, पारे का प्रसार ताप बढ़ने पे एक समान रूप से होता है। मतलब कि प्रसार जो होता है पारे का ताप बढ़ने पे एक समान रूप से होता है, अर्थात प्रति डिग्री ताप की वृद्धि पर पारे के स्तंभ की ऊंचाई एक समान रूप से बढ़ती है। मतलब कि ये नहीं है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा तो इतना बढ़ गया और दूसरा डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना बढ़ गया, मतलब एक समान वृद्धि होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना तो दूसरा डिग्री सेंटीग्रेड पर भी इतना, तीसरा पे इतना, चौथा पे इतना, ऐसे होता है। तो ये उपयुक्त है। दूसरा है कि पारे का प्रसार अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होने पर इसके ताप में थोड़ी सी वृद्धि भी सही सही माप सकते हैं। मतलब कि ये थोड़ा सा भी वृद्धि होता है तो पारा का प्रसार थोड़ा सा हो जाता है, तो इसलिए इसका प्रसार जो है अन्य द्रवों की अपेक्षा अधिक होने पर, थोड़ा सा भी वृद्धि होने पर पारे से जो है अधिक माप मतलब एकदम न्यूनतम मान को भी माप सकते हैं। तीसरा नंबर क्या है, यह कांच की नली में नहीं चिपकता तथा चमकदार व अपारदर्शी होने के कारण कांच की नली में आसानी से दिखाई देता है। मतलब इसका तीसरा क्या है कि ये कांच की नली में जब डाला जाता है तो चिपकता नहीं है उसमें, और ये जो है पारदर्शी होता है तो दिखाई भी अच्छे से दे देता है। चौथा क्या है, तो इसका गलनांक जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक क्या है 357 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अतः इसके द्वारा काफी उच्च ताप लगभग 345 डिग्री सेंटीग्रेड तथा काफी निम्न ताप -30 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप सकते हैं। इसका क्वथनांक और गलनांक दोनों ही अधिक होता है, तो इसके कारण इससे जो है काफी उच्च और काफी निम्न ताप को भी आसानी से माप सकते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है। पांचवा क्या है, यह उष्मा का एक अच्छा चालक है, अतः वस्तु के संपर्क में आने पर उसके ताप पर शीघ्र पहुंचता है। मतलब उष्मा का अच्छा चालक है, जैसे थोड़ा सा भी ताप आता है तो ये बढ़ जाता है, तो इसलिए ये उपयुक्त है। छठवां नंबर क्या है, तो इसका वाष्प दाब बहुत कम होता है, दाब बहुत कम होता है इसका। सातवां क्या है, तो यह अन्य द्रवों की अपेक्षा शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो सकता है, अन्य द्रवों की अपेक्षा ये शुद्ध अवस्था में प्राप्त हो सकता है।
हाँ, मिक्सचर नहीं है ये। अब देखते हैं ताप के पैमानों में संबंध। ताप के पैमानों में संबंध क्या है? तो C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। ये परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन होता है। इनके बीच में ये संबंध याद कर लीजिए, न्यूमेरिकल के बहुत काम होता है। जहाँ C क्या है तो सेल्सियस है, F क्या है फ़ारेनहाइट है, K केल्विन है, R न्यूमर है, ठीक ना? अब यहाँ से निकलता है परम शून्य ताप को 0 केल्विन में मापते हैं, तो केल्विन को C+273 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 केल्विन करेंगे, हाँ। 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन का सूत्र यहाँ पे रखेंगे जब 0 केल्विन में यहाँ पे, और यहाँ पे C का मान निकालना होगा तो 0 - 273 यानी C बराबर K बराबर C+273 आ जाएगा, C बराबर K - 273 हो जाएगा। ये फ़ॉर्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आगे आते हैं, प्रश्न पूछता है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो याद रख लीजिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आता है डॉक्टर थर्मामीटर में कहाँ से कहाँ तक निशान लगे होते हैं, मतलब जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है, ठीक ना? तो इसमें लगा होता है 92 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अब आते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार क्या है ये समझते हैं, ठीक? तो वस्तुओं को ऊष्मा देने पर प्रायः उनके आयतन, लंबाई या क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाता है। इसी को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। जब भी आयतन और मतलब ऊष्मा दिया जाता है किसी वस्तु को, तो उसके आयतन में, लंबाई में, इन सब में क्या हो जाता है, क्षेत्रफल में, इन सब में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। इसी को ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार निर्भर करता है पहला नंबर किस चीज़ पे? तो वस्तु की प्रारंभिक लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन पर, मतलब पहले कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊँची है ये वस्तु, उस पे। और दूसरा ताप में वृद्धि पर, मतलब कि ताप कितना डिग्री बढ़ाया जा रहा है, ऊष्मीय प्रसार। अब आगे आते हैं ठोस पदार्थों के लिए ऊष्मीय प्रसार। अब तीनों में पढ़ेंगे, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो पहले ठोस में पढ़ते हैं। तो ठोस में 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है रेखीय प्रसार। ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक क्या है? तो देखिए, पहले फार्मूला देख लीजिए, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बटा में एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है? तो लंबाई में वृद्धि, बटा में एल क्या है? तो प्रारंभिक लंबाई, अगुणे डेल्टा टी क्या है? तो ताप में वृद्धि है। अब यहाँ पे समझिए, तो किसी पदार्थ की एकांक लंबाई की क्षण का ताप, मतलब ये एल को मान लेते हैं 1 है, ठीक? एकांक लंबाई की क्षण का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर, इसको डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं, ताप में वृद्धि। हाँ, होने वाली लंबाई में वृद्धि, जो एकांक जब ये कर देंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसको कर देंगे, तो जो लंबाई में वृद्धि होगा डेल्टा एल, वही क्या होगा? उस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा को व्यक्त करता है, क्योंकि ये एक एक हो गया, खत्म हो गया, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल हो जाएगा। यानी क्या हो गया? किसी पदार्थ की एकांक लंबाई के वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर होने वाली लंबाई में वृद्धि उस पदार्थ के रेखीय प्रसार गुणांक कहलाता है। अब इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक समझिए, ये तो एल का, ये एल का मात्रक मीटर कट जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका मात्रक हो जाएगा। अब आता है दूसरा ठोस का रेखीय प्रसार गुणांक के बाद से ठोस का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो अब यहाँ पे भी फार्मूला एक होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का, ये समझते हैं पहले कि क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फार्मूला क्या होता है। तो बीटा इज इक्वल टू डेल्टा ए बटा में ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा ए मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि, बटा ए मतलब प्रारंभिक क्षेत्रफल, डेल्टा टी मतलब ताप में वृद्धि। तो यहाँ पे अब समझते हैं, तो डेल्टा ए बटा में ए इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पे अब समझते हैं, तो ठोस क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का देखिए, किसी वस्तु के पृष्ठ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर पृष्ठ के क्षेत्रफल में होने वाले प्रति एकांक क्षेत्रफल को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब एकांक क्षेत्रफल कर दीजिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाइए, तो जो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा वही क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बराबर होगा। इसका मात्रक भी जो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक कट जाएगा। तीसरा नंबर आता है ठोस का आयतन प्रसार गुणांक। इसको क्या कहते हैं? तो किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। मतलब कि आयतन में होने वाली वृद्धि और प्रारंभिक आयतन के अनुपात को, तो अब कब आयतन में होने वाली वृद्धि तथा पिंड के प्रारंभिक आयतन के अनुपात को आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से प्रदर्शित करते हैं। अब वही बात है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर ताप बढ़ाया जाता है तो आयतन में होने वाली वृद्धि या प्रारंभिक आयतन जो होगा वो गामा के बराबर होगा। अब इसको क्या कहते हैं? इसका मात्रक जो होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह सूत्र पदार्थ की सभी अवस्था ठोस द्रव में प्रयुक्त होती है। अब आते हैं ठोस पदार्थों के प्रसार गुणांक में संबंध। पहला नंबर क्या है? तो बीटा बराबर 2 अल्फा, अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का दूना होता है। गामा बराबर 3 अल्फा, अर्थात आयतन प्रसार गुणांक गामा रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा का तिगुना होता है। अब आते हैं अल्फा संबंध है, बीटा संबंध है, गामा इज इक्वल टू 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3। अब आते हैं ठोस पदार्थों के प्रसार के व्यवहारिक उपयोग। पहला नंबर क्या है? तो रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान छोड़ना। रेल की पटरी जो होती है उसके बीच में क्या किया जाता है कि रेखीय स्थान छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब प्रसार होगा तो वो लड़े ना रेल की पटरी है। दूसरा टेलीफोन के तार ढीले लगाना, ठीक। तीसरा नंबर घड़ियों की चाल में परिवर्तन। चौथा क्या है? मोटे कांच के ग्लास में पानी या चाय डालने पर अ, चिप चटकना, मतलब जो मोटा ग्लास होता है उसमें पानी या चाय डालते हैं तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक बढ़ जाता है, तो क्षैतिज प्रसार गुणांक आयतन प्रसार गुणांक बढ़ता है तो चटक जाता है। उसके बाद से आता है लकड़ी के पहिए पर लोहे का
नल गर्म करके चढ़ाना। लोहे का गर्म जो होता है करते हैं तो फैल जाता है, उसमें आराम से चढ़ जाता है। रेल की पटरी के बीच रिक्त स्थान छोड़ देते हैं, क्योंकि जो है जब गर्मी का दिन आता है तो फैलता है, और ठंडी के दिन में सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने पे वो टूटे ना, पटरी टेढ़ी-मेढ़ी ना हो। टेलीफ़ोन के तार ढीले लगाना, कि गर्मी के दिन में जब ढीले लगेगा तो जाड़ा के दिन में जब ठंडी का दिन आएगा तो वो सिकुड़ेगा, और गर्मी के दिनों में जब फैलेगा तो टूटे ना। ठीक, यही सब है मतलब इसका कारण। अब चूँकि हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक, क्षैतिज प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक ठोसों का पढ़ लिया, अब द्रव का पढ़ते हैं। द्रव का आयतन प्रसार क्या होता है? तो द्रव की अपनी कोई आकृति नहीं होती है। द्रव का क्या होता है? अपना कोई आकृति नहीं होता है। अतः द्रव के रेखीय अथवा क्षेत्रीय प्रसार का कोई अर्थ नहीं है। ठीक ना? द्रव में केवल आयतन प्रसार का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं द्रव का वास्तविक प्रसार। द्रव का वास्तविक प्रसार क्या होता है? तो बर्तन का प्रसार प्लस द्रव का आभासी प्रसार। मतलब बर्तन का जो प्रसार होगा और प्लस में द्रव का आभासी प्रसार होगा, उन दोनों को जोड़ देंगे तो द्रव का वास्तविक प्रसार निकल जाएगा। इसमें आयतन प्रसार ही केवल होता है, इसमें जो है इसकी आकृति नहीं होती है, इसलिए इसका रेखीय और क्षेत्रीय प्रसार नहीं होता है। द्रव में 2 प्रकार का आयतन प्रसार गुणांक होता है। अब आयतन प्रसार होता है तो 2 प्रकार का होता है। पहला नंबर द्रव का आभासी प्रसार गुणांक, जो यहाँ पे निकला है आभासी प्रसार, और दूसरा द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक यानी बर्तन का प्रसार जो है। अब इन दोनों को पढ़ना है तो पहले फार्मूला देखते हैं। द्रव का आभासी प्रसार गुणांक गामा ए इज इक्वल टू डेल्टा वी ए बटा में वी इंटू डेल्टा टी, यानी डेल्टा वी ए क्या हो जाएगा? द्रव के आयतन में आभासी वृद्धि बटा में भी क्या हो जाएगा? द्रव का प्रारंभिक आयतन गुणे डेल्टा टी क्या हो जाएगा? ताप वृद्धि। अब यहाँ पे अब समझते हैं, किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए द्रव के एकांक आयतन में, ये एकांक कर दिया गया, एकांक आयतन में जितनी वृद्धि का आभास होता है, ये आभासी वृद्धि है, उसे द्रव का आभासी प्रसार गुणांक कहते हैं, गामा ए कहते हैं। इसको गामा ए से निरूपित करते हैं, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब क्या कर रहा है कि एकांक आयतन मतलब भी को 1 कर दिया गया, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, मतलब डेल्टा टी को भी 1 कर दिया गया। तो जितना भी उसके आयतन में वृद्धि होगा, मतलब कि यहाँ पे आभासी वृद्धि होगा, आभास होगा, उसको ही आभासी प्रसार गुणांक गामा ए से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक ये कट जाएगा तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। जितने भी प्रसार गुणांक है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड ही उनका होता है मात्रक। दूसरा है द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक गामा आर। तो किसी द्रव का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर द्रव के एकांक आयतन में जितनी वृद्धि होती है, उस द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक होता है। इसको गामा आर से व्यक्त करते हैं, इसका मात्रक भी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे समझते हैं कि जैसे कि ये है फार्मूला गामा आर बराबर हो जाता है डेल्टा वी आर बटा में वी इंटू डेल्टा टी, यानी द्रव के आयतन में वास्तविक वृद्धि, द्रव का आयतन जो है इसमें वास्तविक वृद्धि बटा में ये द्रव का प्रारंभिक आयतन है गुणे ये क्या है? ताप में वृद्धि। तो जब द्रव के प्रारंभिक आयतन में एकांक डिग्री सेंटीग्रेड का परिवर्तन करने पर जो वास्तविक रूप से जो द्रव का आयतन जो बढ़ता है, तो उसको ही गामा आर से निरूपित करते हैं। तो अब यहाँ पे फार्मूला होता है कि द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक बराबर द्रव का आभासी प्रसार गुणांक प्लस कांच का आयतन प्रसार गुणांक। मतलब कि आभासी प्रसार गुणांक जो है वो लिख दिया जाएगा गामा ए, प्लस कांच का प्रसार गुणांक, कांच जितना बढ़ेगा उसको लिख दिया जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो द्रव का वास्तविक प्रसार गुणांक निकल जाएगा। गामा आर बराबर गामा ए प्लस गामा जी। द्रव के आयतन प्रसार का प्रमुख उपयोग पारा तापमापी में होता है। हाँ, तो ये अब हो गया। इसके बाद से आंखिक प्रश्न आता है इस चैप्टर का, उसके बाद से आगे चैप्टर खत्म। ये खत्म हो गया चैप्टर। आगे आते हैं, ध्वनि तो पढ़ा दिए हैं आप लोगों को। 8वां नंबर चैप्टर के बाद आता है 9 नंबर, उष्मा का ही चैप्टर है अभी। इसको पढ़ते हैं। हाँ, ऊष्मा का विकिरण। ठीक ना, चैप्टर का नाम है ऊष्मा का विकिरण। तो ये समझते हैं ऊष्मा क्या है। तो ऊष्मा वह ऊर्जा है जो उच्चतर ताप की वस्तु से निम्नतर ताप की वस्तु की ओर केवल उनके तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। मतलब कि उनके ताप में अंतर के कारण जो होता है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक ना, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जो है ताप में अंतर के कारण जो स्थानांतरण होता है उसको कहते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। ऊष्मा का संचरण, ताप के अंतर के कारण किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में या एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने वाले ऊर्जा स्थानांतरण को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। मतलब कि अब ताप में जब अंतर रहेगा, इधर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इधर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा ही, ये तो फिक्स है, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर। तो जो ये आदान प्रदान हो रहा है उसके जो है ऊर्जा स्थानांतरण जो हो रहा है, इस विधि को ही ऊष्मा का संचरण कहते हैं। यह क्रिया 3 प्रकार से हो सकती है। मतलब ऊष्मा का संचरण 3 प्रकार से हो सकता है। पहला चालन विधि से होता है। जैसे ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में जाती है परंतु कण अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, चालन कहलाती है। इसलिए इनका माध्यम का होना आवश्यक है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे हम गर्म किए और यहाँ से यहाँ पे ऊष्मा पहुँच गई। लेकिन यहाँ पे एक कण से दूसरे कण में जाती है, फिर दूसरे कण से तीसरे कण में जाती है, लेकिन कण अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। कण क्या कर रहे हैं? अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। तो इसको क्या कहेंगे? चालन विधि कहेंगे। इसलिए इसमें क्या होगा कि माध्यम का होना आवश्यक है। दूसरा क्या है? संवहन क्या है? तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें पदार्थ का कण ऊष्मा लेकर अपने स्थान से हट जाता है और उसके स्थान पर दूसरा कण ऊष्मा लेने आ जाता है, संवहन कहलाता है। इस विधि में भी माध्यम का होना आवश्यक है।
इसमें भी क्या होता है कि जैसे पानी को गर्म किया जाता है तो नीचे से पानी उबलता जाता है और वो हटता जाता है और नीचे ठंडा पानी आता जाता है, और इस तरह जो होता है क्या होता है कि ऊष्मा का संचरण होता रहता है, तो इसको संवहन विधि कहते हैं। इसमें भी पदार्थ कण का होना आवश्यक है, तो ये द्रव में होता है अधिकतर। अब उसके बाद से आता है विकिरण विधि। तो ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में प्रकाश के वेग से बिना किसी माध्यम के संचरित होती है। विकिरण में ऊष्मा तरंगों के रूप में चलती हैं, जिन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा ऊष्मीय विकिरण द्वारा ही पहुंचता है। तो ये समझ गए कि ऊष्मा जो है सूर्य से जब पृथ्वी तक आता है तो वो विकिरण विधि द्वारा ही आता है। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश की चाल से होते हुए आता है। इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग भी कहते हैं। अब आते हैं ऊष्मीय विकिरण क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा के संचरण को ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा का संचरण होता है, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊष्मा संचरण होता है तो उसको ही ऊष्मीय विकिरण कहते हैं। निर्वात में इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसे के इसके संचरण हेतु कोई माध्यम आवश्यक नहीं होता है। उसमें संचरण जब किसी पदार्थ पर पड़ते हैं तो इनकी ऊर्जा पदार्थ के अणुओं द्वारा अवशोषित हो जाती है, जिससे अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा अर्थात ताप बढ़ जाती है। जब किसी वस्तु पर पड़ते हैं उसमें विकिरण, तो इससे क्या होता है, उस वस्तु का उस ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक ना, क्योंकि वो वस्तु जो है उसको अवशोषित कर लेती है। अब आते हैं उष्मीय विकिरण के लक्षण। तो उष्मीय विकिरण के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तो देखिए उष्मीय विकिरण के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात ये निर्वात में भी संचरित होते हैं। मतलब ऊष्मीय विकिरण के लिए क्या होता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात में भी संचरित होते हैं। दूसरा क्या है, तो ऊष्मीय विकिरण प्रकाश के समान सीधी रेखा में चलते हैं, ये प्रकाश के समान सीधी रेखा में चलते हैं। तीसरा क्या है, तो निर्वात में ऊष्मीय विकिरण की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, और यही चाल प्रकाश तथा अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की भी होती है। मतलब प्रकाश की चाल के बराबर ही ऊष्मीय विकिरण का चाल होता है। ऊष्मीय विकिरण प्रकाश की भांति परावर्तन एवं अपवर्तन के नियमों का पालन करता है। तो ये आगे प्रकाश में पढ़ेंगे, परावर्तन एवं अपवर्तन का नियम क्लास 10th का फिजिक्स में, तो उसमें समझ में आ जाएगा, ये भी उसी नियम का फॉलो करता है। अब आता है पांचवा, ऊष्मीय विकिरण को हम देख नहीं सकते हैं, हमें इनका अनुभव त्वचा के द्वारा होता है। मतलब इसको हम देख नहीं सकते हैं ऊष्मीय विकिरण को, केवल हम इनका अनुभव कर सकते हैं। मतलब ये हीट जब यहाँ पे पड़ेगा तो गर्म लगेगा या ठंडा लगेगा, इसको ही कहते हैं ऊष्मीय विकिरणों तथा प्रकाश की तुलना। अब तुलना करते हैं प्रकाश से। तो पहला देखिए, ऊष्मीय विकिरण तथा प्रकाश दोनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्पन्न एवं संचरित होती हैं। दोनों ही विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक। इनमें केवल तरंग दैर्ध्य का अंतर होता है। दोनों में क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का केवल अंतर होता है। ऊष्मीय विकिरण और प्रकाश में क्या होता है, तरंग दैर्ध्य का केवल अंतर होता है। वो समझते हैं। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, तथा ऊष्मीय विकिरण का तरंगदैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से लगभग 3 मिलीमीटर यानी 3 × 10⁷ एंगस्ट्रॉम तक होता है, ये समझ लीजिए। मतलब इसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है ऊष्मीय विकिरण का। दोनों प्रकार के तरंगों की निर्वात में चाल जो है बराबर ही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। दूसरा क्या है, पदार्थ द्वारा ऊष्मीय विकिरण के अवशोषण से ताप बढ़ता है। मतलब जो पदार्थ है उसके अवशोषण से जो होता है, क्या होता है, उसमें विकिरण के अवशोषण से क्या होता है, ताप बढ़ता है। मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें विकिरण आएगा और उसको अवशोषित करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, ताप बढ़ जाएगा। परंतु प्रकाश के अवशोषण से ताप नहीं बढ़ता है, लेकिन प्रकाश आएगा तो उससे ताप नहीं बढ़ता है। अब आता है उष्मा उत्सर्जन की दर। उष्मा उत्सर्जन की दर क्या है, ये समझते हैं। किसी वस्तु के बाह्य पृष्ठ से प्रति सेकंड उत्सर्जित उष्मा की मात्रा को उष्मा उत्सर्जन की दर कहते हैं। मतलब ये वस्तु है, इसके बाह्य पृष्ठ से 1 सेकंड में कितनी उष्मा उत्सर्जित हो रही है, इसको ही उष्मा उत्सर्जन की दर कहेंगे। किसी पृष्ठ से ऊष्मा उत्सर्जन की दर निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। मतलब इस पृष्ठ से कितना ऊष्मा उत्सर्जित होगा, ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला देखिए, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर। यदि किसी वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होगा तो उससे प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा की दर बढ़ जाती है। यानी ऊष्मा उत्सर्जन की दर पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर मान लीजिए कोई पतला चीज है, जैसे हम लोग लेते हैं चावल को ही लेते हैं, गर्म चावल होता है, उसको छोटी कटोरी में लेंगे तो धीरे धीरे वो ठंडा होता है, लेकिन उसको ही जैसे ही एक बड़ी सी थाली में रख देंगे तो वो उसका क्षेत्रफल जब बढ़ जाता है तो ऊष्मा का उत्सर्जन जो है दर बढ़ जाता है। यही है उस क्षेत्रफल पर। दूसरा तो क्या है, वस्तु के ताप पर। किसी वस्तु का ताप बढ़ाने से ऊष्मा उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। इस संबंध में वैज्ञानिक स्टीफन ने एक नियम भी दिया था। मतलब अगर कोई ठंडी वस्तु है तो धीरे धीरे ऊष्मा उत्सर्जन होगा उसमें, अगर इसमें यही गर्म वस्तु है तो उसमें से ऊष्मा का मात्रा जो है ज्यादा निकलेगा, मतलब जल्दी जल्दी ऊष्मा उत्सर्जन की दर। अब उसके लिए एक नियम दिए थे वैज्ञानिक स्टीफन ने। अब यहाँ पे वो नियम पढ़ते हैं क्या है। तो किसी वस्तु के पृष्ठ से ऊष्मा उत्सर्जन की दर अर्थात केल्विन पैमाने पर व्यक्त ताप की चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। मतलब Q क्या मान क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू T के घात 4। यही फार्मूला था। मतलब कि जो केल्विन पैमाने पर जो ताप होता है उसके चौथे घात के अनुक्रमानुपाती होती है उससे ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ठीक ना। इसके अनुसार यदि वस्तु को ताप 2 गुना कर दिया जाए, मतलब अगर ताप को 2 गुना कर दिया जाता है तो ऊष्मा उत्सर्जन की दर 2 के घात 4 यानी यहाँ पे लिखा गया 16 गुना बढ़ जाएगा। यही था स्टीफन का नियम। नोट, उपरोक्त नियमानुसार किसी वस्तु से ऊष्मा का विकिरण केवल परम शून्य ताप 0 केल्विन पर ही शून्य होता है। इस नियम के अनुसार अगर 0 केल्विन ताप होगा तभी ऊष्मा का विकिरण शून्य होगा, नहीं तो कुछ भी होगा। अगर 1 केल्विन भी ताप होगा तो ऊष्मा का विकिरण कुछ ना कुछ होगा ही। अब दूसरा आता है पृष्ठ की प्रकृति यानी रंग एवं खुरदरापन पर। तीसरा नंबर,
एक तो हो गया क्षेत्रफल पे, एक हो गया ताप पर। अब तीसरा नंबर ऊष्मा उत्सर्जन की दर किस पे निर्भर करती है? तो प्रकृति माने रंग एवं खुरदरापन पर। जैसे देखिए, चिकने एवं चमकदार पृष्ठों की तुलना में खुरदुरे पृष्ठों से ऊष्मा उत्सर्जन की दर अधिक होती है। ये याद रखिएगा, अगर चिकना कोई सतह है तो उससे ऊष्मा उत्सर्जन की दर कम होगी, लेकिन ये खुरदुरा है तो उससे ज़्यादा होगी ऊष्मा उत्सर्जन की दर। इसी प्रकार श्वेत तथा अन्य हल्के रंगों के पृष्ठों की अपेक्षा गहरे रंगों के लिए पृष्ठों से ऊष्मा उत्सर्जन की दर अधिक होती है। जैसे सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे तो ऊष्मा उत्सर्जन की दर कम होगी, लेकिन यही क्योंकि अवशोषित भी वो कम करता है। यही गहरा रंग होगा कोई तो उसे ऊष्मा उत्सर्जन की दर ज़्यादा होगी। आदर्श कृष्णिका किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आदर्श कृष्णिका इसी नियम पे देखिए क्या है। गहरे काले रंग के खुरदुरे पृष्ठ जैसे काजल से ऊष्मा उत्सर्जन की दर व्यावहारिक रूप से सर्वाधिक होती है। कोई काजल होगा, जैसे बहुत काला रंग काजल का ही होता है, तो उससे जो है ऊष्मा उत्सर्जन की दर सबसे ज़्यादा अधिक होती है। सैद्धांतिक रूप से सर्वाधिक उत्सर्जन की दर जिस वस्तु की होती है उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। तो इस तरह काजल क्या हो गया? आदर्श कृष्णिका हो गया, क्योंकि उसका ऊष्मा उत्सर्जन की दर सर्वाधिक है। ठीक? अब आता है उत्सर्जन क्षमता। तो किसी पृष्ठ से किसी ताप पर ऊष्मा विकिरण की दर तथा उसी ताप पर किसी आदर्श कृष्णिका के उतने ही क्षेत्रफल से ऊष्मा विकिरण की दर के अनुपात को उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। मतलब अगर कोई पृष्ठ है, मान लीजिए यही है, और एक आदर्श कृष्णिका है, मान लीजिए काजल है, तो जितने ताप पर ऊष्मा उत्सर्जन की दर काजल की है, और जितने मतलब काजल जो है आदर्श कृष्णिका, और जितने ताप उसी ताप पर इसका ऊष्मा उत्सर्जन की दर जो है, तो इन दोनों के अनुपात को, मतलब इसका अनुपात बटा में जो है श्वेत आदर्श कृष्णिका, उसका अनुपात जब करेंगे तो उसको इसका उत्सर्जन क्षमता कहेंगे उस पृष्ठ का। ठीक ना? उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड अथवा वाट प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी जूल प्रति सेकंड का वाट हो जाएगा तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अर्थात यदि किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड ताप T पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा Q है। यानी प्रति सेकंड अगर एक ताप दिया जाता है T, उससे उत्सर्जित मात्रा की मात्रा क्या है? Q है। मतलब ऊष्मा उत्सर्जन की Q है एक पृष्ठ से, तथा आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से ताप T पर प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा Q0 है, और आदर्श कृष्णिका से जो उत्सर्जन की मात्रा है Q0 है उसी ताप पे। तो पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता यानी क्या हो जाएगा? बताए थे कि उसका जो है पृष्ठ का जो है ऊष्मा उत्सर्जन का विकिरण की मात्रा जो होगी उसका बटा में जो है आदर्श कृष्णिका के विकिरण की मात्रा का अनुपात जब कर देंगे तो उसका क्षमता निकल जाएगा, यानी I बराबर Q बटा में Q0। अब यहाँ E है, E बराबर Q बटा में Q0, E बना दीजिए इसको E। अब यहाँ पे देखें, आदर्श कृष्णिका सर्वाधिक विकिरण उत्सर्जित करता है, मतलब आदर्श कृष्णिका तो बताया है कि सर्वाधिक विकिरण उत्सर्जित करता है, इसलिए Q इज लेस देन Q0। मतलब Q का मान जो होता है क्या होता है? Q0 से कम ही होता है। Q0 सबसे ज्यादा अधिक होगा और उससे कम ही होगा ये, अर्थात E का मान हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा ही होगा। तो आदर्श कृष्णिका के लिए Q बराबर Q0, मतलब अगर Q का मान Q0 के बराबर हो गया यानी E बराबर 1 हो गया तो वो आदर्श कृष्णिका हो जाएगी। अब आते हैं ऊष्मा का अवशोषण। और जब किसी पृष्ठ पर विकिरण आपतित होते हैं तो उस विकिरण की संपूर्ण अथवा कुछ मात्रा पृष्ठ में अवशोषित हो जाती है, जिससे पृष्ठ का ताप बढ़ जाता है। किसी पिंड द्वारा विकिरण ऊर्जा अवशोषित करने की क्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। मतलब किसी पृष्ठ पर जब हम विकिरण की पड़ता है, ठीक ना, तो उससे क्या हो जाता है कि उस पृष्ठ का में जो है मतलब कि वो ताप जो है अवशोषित कर लेता है उसको, तो कुछ या पूरा मात्रा ही अवशोषित कर लेता है। तो इस अवशोषण करने की क्षमता को ही विकिरण अवशोषित करने की क्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। और अवशोषण क्षमता क्या है? तो किसी पृष्ठ द्वारा किसी समय अवधि में अवशोषित विकिरणों की मात्रा तथा उसी अवधि में पृष्ठ पर आपतित विकिरणों की मात्रा के अनुपात को पृष्ठ की अवशोषण क्षमता अथवा अवशोषकता कहते हैं। मतलब किसी पृष्ठ पर कितना ये ताप आ रहा है और ये कितना अवशोषित कर रहा है, तो जितना अवशोषित कर रहा है उसको मान ऊपर रखेंगे। जैसे पिंड के तल पर अवशोषित विकिरण QA अब बटा में पिंड के तल पर आपतित कुल विकिरण Q0, जो इनका अनुपात होगा वो पृष्ठ की अवशोषण क्षमता A के बराबर होगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक ना, अवशोषण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आगे आते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आगे हम लोग चैप्टर में देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 10 है, क्या है? तो उष्मीय ऊर्जा चैप्टर पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? तो ऊष्मीय ऊर्जा क्या है ये समझते हैं आगे। तो दो वस्तुओं के तापांतर के कारण उनके बीच स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मा अथवा ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। मतलब कि दो वस्तु हैं और उनके बीच में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ताप के अंतर के कारण। मतलब एक का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक का ताप 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उनके ताप के अंतर के कारण ऊष्मा का आदान प्रदान होता है एक ऊंचे ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर। तो इसी स्थानांतरित ऊर्जा को ऊष्मा अथवा ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मा का संचरण उच्चतर ताप की वस्तु से निम्नतर ताप की वस्तु तक तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। मतलब कि अगर यह 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, इधर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऊष्मा का प्रवाह 10 से 5 की ओर तब तक होगा जब तक कि इसका भी और इसका ताप दोनों का ताप एक समान न हो जाए। अब आता है ऊष्मीय ऊर्जा के मात्रक। मात्रक में पहला नंबर आता है कैलोरी। क्या है? तो 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 कैलोरी कहते हैं। मतलब कि अगर कोई 1 ग्राम जल ले लिया जाए, उसका ताप जो है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसको 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक करने के लिए जितनी ऊष्मा उसमें देंगे हम, उसको ही 1 कैलोरी कहते हैं। इसी प्रकार
1 किलोग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। मतलब कि 1 किलोग्राम जल ले लीजिए, उसका तापमान जो है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाइए, उसमें जितनी ऊष्मा आप उसको देंगे उसे ही 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अब फार्मूला आ जाता है 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी। अब आता है ऊष्मीय ऊर्जा या ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, क्योंकि ये ऊर्जा है, इसे कैपिटल जे से प्रदर्शित किया जाता है। अब 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 4.18 जूल होता है, या इसको 4.2 जूल लगभग लिख सकते हैं। अब 1 किलो कैलोरी क्या हो जाएगा, तो इसमें 10 के पावर 3 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है, तो 4.18 गुणे 10 की घात 3 जूल हो जाएगा। अब 1 जूल में क्या हो जाएगा, तो इसको बटा में लेके आएंगे इसके, तो 1 बटा में 4.18 कैलोरी हो जाएगा, या 0.24 कैलोरी हो जाएगा। अब आता है ऊष्माधारिता क्या है, तो किसी वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। मतलब कि कोई भी वस्तु है, उसका ताप जो है, उसके ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए परिवर्तन करना है, तो उसमें जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको ही उसकी उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मात्रक जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आगे आते हैं ऊष्माधारिता के बाद, इसके आगे इसमें देखते हैं अभी क्या है ये। तो इसमें है कि किसी वस्तु को ऊष्मा देने से वस्तु का ताप बढ़ता है तथा वस्तु के ताप में वृद्धि उसे दी गई ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब अगर हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो उस वस्तु का ताप क्या होगा, बढ़ेगा, ये तो सिंपल बात है। और वस्तु के ताप में जो वृद्धि होता है वह उसे दी गई ऊष्मा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब जितना अधिक ऊष्मा देंगे उतना ही अधिक उसके ताप में वृद्धि होगा। यदि वस्तु को दी गई ऊष्मा की मात्रा Q तथा ताप वृद्धि डेल्टा T हो, मतलब कि ऊष्मा की मात्रा Q हो और ताप वृद्धि डेल्टा T हो, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अथवा Q बराबर ये जो प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक नियतांक आएगा, W आएगा, W इंटू डेल्टा टी, जहाँ W क्या है, तो एक समानुपाती नियतांक है जिसे वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। यही क्या है, ऊष्माधारिता है W। इसका SI मात्रक क्या होता है, जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। कैसे होता है, तो W बराबर हो जाएगा Q बटा में डेल्टा टी। Q का मात्रक होता है जूल और डेल्टा टी का मात्रक होता है डिग्री सेंटीग्रेड, तो अनुपात कर देंगे जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी किसी भी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, मतलब इसको 1 कर देंगे, तो 1 से Q में भाग करेंगे तो Q होगा, तो W बराबर Q हो जाएगा। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे ही उस वस्तु की ऊष्माधारिता कहते हैं। अब एक ये सवाल है, आगे बढ़ते हैं, सवाल छोड़ते हैं, आगे आते हैं विशिष्ट ऊष्मा क्या है। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु के ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु, मतलब कि अब यहाँ पे क्या आ जाता है कि द्रव्यमान को भी इंक्लूड कर लिया जाता है। यहाँ पे द्रव्यमान नहीं था, लेकिन यहाँ पे द्रव्यमान कर लिया गया। एकांक द्रव्यमान की वस्तु की ताप में एकांक वृद्धि करने के लिए, मतलब ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या था कि एक वस्तु के ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने के लिए, इसमें नहीं था कि 1 किलोग्राम की 2 किलोग्राम वस्तु में, लेकिन इसमें क्या है, एकांक होना चाहिए, ताप वो मात्रा भी। एसआई पदार्थ में ऊष्मा का मात्रक विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति, अब एकांक द्रव्यमान आ गया तो किलोग्राम केल्विन, मतलब ये हो जाएगा, या बटा में जूल प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। प्रयोगों के आधार पर यह सत्यापित किया जा सकता है कि जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाते हैं तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्यों निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। मतलब कि किसी भी पदार्थ का जब ताप बढ़ाते हैं तो उसमें जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्यों होती है, मतलब कितना ऊष्मा उसको देंगे कि ताप बढ़ेगा, वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। कौन कौन से बात है, तो पहला नंबर देखिए, पदार्थ के द्रव्यमान एम पर, मतलब कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान कितना है उस पे क्यू का मान निर्भर करता है। उस अगर ज़्यादा होगा द्रव्यमान तो ज़्यादा ऊष्मा देना पड़ेगा उसका ताप बढ़ाने के लिए, कम द्रव्यमान होगा तो कम ऊष्मा देना पड़ेगा ताप बढ़ाने के लिए। तो ताप वृद्धि Q प्रोपोर्शनल टू M समीकरण 1 हो गया, यदि ताप वृद्धि नियत हो। दूसरा नंबर क्या है, पदार्थ के ताप में वृद्धि डेल्टा टी पर यदि द्रव्यमान नियत हो, मतलब कि यहाँ पे द्रव्यमान को नियत किया गया है, तो Q का मान जो है डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब ताप वृद्धि का जितना अधिक ताप वृद्धि करना चाहेंगे उतना अधिक उष्मा देना पड़ेगा, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक उष्मा देना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल टू हो गए, समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 1 हो गया। दोनों को मिलाने पर Q प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा M इंटू डेल्टा टी, या Q यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो बराबर में S आ जाएगा, एक समानुपाती नियतांक S इंटू M इंटू डेल्टा टी, जहाँ S एक समानुपाती नियतांक है जिसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अथवा विशिष्ट ऊष्माधारिता भी कहते हैं। अब यहाँ पे एस का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस बराबर क्यू, अब बटा में ये आ जाएगा एम इंटू डेल्टा टी। यानी यहाँ पे द्रव्यमान को एकांक कर दीजिए या डेल्टा टी को एकांक कर दीजिए। एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप एकांक वृद्धि करने पर जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कहते हैं। अब नोट क्या आता है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन।
डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, बात वही है। अब आता है विशिष्ट ऊष्मा तथा ऊष्माधारिता में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है ये समझते हैं। तो पहला नंबर देखिए, विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि ऊष्माधारिता जो होता है वह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि ऊष्माधारिता वस्तु का गुण है। मतलब ये जो है ऊष्माधारिता, ये क्या करता है कि वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ठीक ना। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा जो होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, मतलब वो पदार्थ किस चीज से बना है, मतलब वो चांदी है, तांबा है, क्या है। लेकिन ये ऊष्माधारिता जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, क्योंकि ऊष्माधारिता वस्तु का क्या है, गुण है। दूसरा नंबर देखिए, एक ही पदार्थ की विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। मतलब कि विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कितना भी द्रव्यमान हो वो क्या है, वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान से उसको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। तो इसलिए किसी भी पदार्थ की विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। विशिष्ट ऊष्मा मतलब ये वाला जो आपको अभी पढ़ा है, ये डब्लू, इसमें द्रव्यमान है ही नहीं। तो एक किसी भी पदार्थ के लिए विशिष्ट ऊष्मा समान होगी, कितना भी किलोग्राम उसका, मतलब 1 किलोग्राम चांदी लीजिए चाहे 5 किलोग्राम चांदी लीजिए, उनकी विशिष्ट ऊष्मा समान होगी। लेकिन ऊष्माधारिता जो है पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगर अलग-अलग विभिन्न द्रव्यमानों की ऊष्माधारिताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, मतलब अलग-अलग पदार्थ हैं, एक ही पदार्थ है लेकिन उसका द्रव्यमान अलग-अलग है, जैसे 5 किलोग्राम चांदी का अलग ऊष्माधारिता होगा और 1 किलोग्राम चांदी का ऊष्माधारिता अलग होगा, यही समझा रहा है यहाँ पे। अब आते हैं, जैसे देखिए 1 किलोग्राम तांबा तथा 1 किलोग्राम जल की विशिष्ट ऊष्मा अलग-अलग होगी, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। ये तांबा है, यहाँ पे ये जल है, चूँकि द्रव्यमान बराबर है, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ तांबा, यहाँ जल हो गया, तो विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी, अलग-अलग हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि तांबा और जल अलग-अलग पदार्थ हैं। अब आता है 1 किलोग्राम तांबा तथा 5 किलोग्राम तांबा की विशिष्ट ऊष्मा समान होगी, क्योंकि प्रोडक्ट बस देखना है। यहाँ पे तांबा है, यहाँ पे तांबा है, पदार्थ की प्रकृति तांबा की है, तो इनकी विशिष्ट ऊष्मा द्रव्यमान पे निर्भर करती ही नहीं है, तो इनसे क्या हो जाएगा, इनका विशिष्ट ऊष्मा समान होगी, परंतु ऊष्माधारिता क्या होगी, इनका अलग-अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे द्रव्यमान अलग-अलग हो गया। 1 किलोग्राम तांबा तथा 1 किलोग्राम तांबा की विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता समान होगी। अब यहाँ पे भी 1 किलोग्राम, यहाँ पे भी 1 किलोग्राम कर दिए और तांबा, तांबा कर दिए, तब ये ऊष्माधारिता समान होगी और विशिष्ट ऊष्मा भी समान होगी। तो ये समझ लीजिए। अब आते हैं ऊष्माधारिता डब्लू तथा विशिष्ट ऊष्मा, इसमें संबंध क्या होता है ये समझते हैं। तो चूंकि डब्लू का फार्मूला यहाँ पे हम लोग पढ़े अभी ऊष्माधारिता का पीछे, कि डब्लू बराबर होता है क्यू बटा में डेल्टा टी होता है, क्यू बटा में डेल्टा टी। उसी तरह एस का फार्मूला अभी आगे पढ़े, क्यू बटा में एम इंटू डेल्टा टी, इस पृष्ठ पे पढ़े थे एस का फार्मूला। यहाँ पे एस बराबर क्यू बटा में एम इंटू डेल्टा टी। अब समीकरण एक ये हो गया, समीकरण दो एक हो गया। अब एक और दो को भाग देने पर, मतलब एक में दो से भाग देते हैं, तो डब्ल्यू बटा में एस बराबर हो जाएगा क्यू बटा में डेल्टा टी, और ये क्यू बटा में एम डेल्टा टी नीचे आएगा, तो एम डेल्टा टी ऊपर गुणा में चल जाएगा, बटा में क्यू, क्यू से क्यू कट गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, यानी डब्ल्यू बराबर एम इंटू एस हो जाएगा इधर से। यहाँ डब्ल्यू बराबर क्या है, ऊष्माधारिता है, एम बराबर क्या है, तो वस्तु का द्रव्यमान है। डब्ल्यू ऊष्माधारिता, एम वस्तु का द्रव्यमान, एस क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा है। यानी नोट में देखिए, ऊष्माधारिता वस्तु का लक्षण है। ऊष्माधारिता क्या होता है, वस्तु का लक्षण होता है, ठीक ना। जबकि विशिष्ट ऊष्मा जो है उस पदार्थ का जिससे वस्तु बनी है। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, कि उस पदार्थ का होती है जिससे वस्तु बनी है, ठीक ना। लेकिन ऊष्माधारिता क्या होता है, उस वस्तु का होता है। जैसे ऊष्माधारिता ये है, ठीक ना, ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता क्या है, पदार्थ का है, ठीक ना। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा क्या है, विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की जिससे वस्तु बनी है, जिससे वस्तु बनी है। ऊष्माधारिता उस वस्तु का लक्षण है। ठीक, अब आगे आते हैं, चलिए। विशिष्ट ऊष्मा तथा ताप परिवर्तन में संबंध है। विशिष्ट ऊष्मा तथा ताप परिवर्तन में संबंध क्या होता है, तो दो पदार्थों की, ठीक ना, आगे देखते हैं यहाँ पे। दो पदार्थों की समान मात्रा को ऊष्मा की समान मात्रा देने अथवा उससे लेने पर जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी उसका ताप परिवर्तन होने में देर, तथा जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होगी उसका ताप परिवर्तन होने में कम समय लगेगा। एक बार और पढ़ते हैं। दो पदार्थों की समान मात्रा को, मतलब दो पदार्थ हैं उनका मात्रा क्या है, समान है, मतलब 1 किलोग्राम मान लीजिए तांबा है, 1 किलोग्राम चांदी है, ऊष्मा की समान मात्रा देने पर दोनों को ऊष्मा की समान मात्रा दिया जाता है, अथवा उससे लेने पर अथवा दोनों से समान मात्रा में ऊष्मा लिया जाता है। जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, इन दोनों में जिस पदार्थ की भी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी, ठीक ना, मतलब एस, जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी उसका ताप परिवर्तन होने में देर, मतलब कि ताप परिवर्तन होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, धीरे 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 ताप उसका परिवर्तित होगा। तथा जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कम होगी, मतलब विशिष्ट ऊष्मा जिसकी कम होगी उसका ताप परिवर्तन होने में कम समय लगेगा। तो मतलब ये क्या हो गया कि डेल्टा टी जो है, ताप परिवर्तन जो होता है वह विशिष्ट ऊष्मा के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू 1/s, यानी जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी उसका ताप परिवर्तन होने में देर लगेगा। ये अधिक होगी मतलब, तो इसको ताप परिवर्तन जो होगा देरी से होगा, देरी से। अगर ये कम होगा तो इसका ताप परिवर्तन जो होगा कम समय लगेगा। जैसे देखिए यहाँ पे समझ में आ जाएगा। 1 किलोग्राम तांबा तथा 1 किलोग्राम जल को धूप में रखा जाए तो तांबा जिसकी विशिष्ट ऊष्मा
0.095 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। जल्दी गर्म तथा जल जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड देरी से गर्म होता है। मतलब 1 किलोग्राम तांबा 1 किलोग्राम जल है, उसको धूप में रख दिया जाता है। तो तांबा का विशिष्ट ऊष्मा है 0.095, इसका है 1, मतलब इसका जो है विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, इसका विशिष्ट ऊष्मा कम है। तो इसका परिवर्तन जो होगा, ये ताप परिवर्तन, मतलब कि ये जल्दी गर्म होगा। क्यों? क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्या है? कम है। ये जो है अधिक है विशिष्ट ऊष्मा, तो इसलिए ये धीरे-धीरे देरी से गर्म होगा। ठीक ना? वही समझा रहा था कि जिसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होगी उसका ताप परिवर्तन होने में देर लगेगा, और जिसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होगी उसका ताप परिवर्तन होने में कम समय लगेगा। अब आते हैं अवस्था परिवर्तन। सामान्यतः पदार्थ 3 भौतिक अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस में से विभिन्न विशेष परिस्थितियों के अनुसार किसी भी भौतिक अवस्था में बदले जा सकते हैं। ठोस, द्रव, गैस में विशेष अवस्थाओं में, मतलब ठोस, द्रव, गैस में से विशेष परिस्थितियों के अनुसार किसी भी भौतिक अवस्था में बदले जा सकते हैं। जैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में। ठोस से द्रव में जाता है तो उसको कहते हैं गलनांक, द्रव से गैस में जाता है क्वथनांक, गैस से द्रव में जाता है द्रवणांक, और द्रव से ठोस में जाता है हिमांक। जैसे देखिए, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, ठोस पदार्थ क्या होता है? द्रव में, जैसे बर्फ पानी में बदले, तो उसे गलन, मतलब ये क्या हो रहा है? गलन हो रहा है। एवं जिस ताप पर बदलता है, मतलब जिस ताप पर ठोस पदार्थ को द्रव में बदल रहा है, उसे गलनांक कहते हैं। ठीक। उसी तरह देखिए, जब कोई द्रव द्रव जो है गैस में बदलता है तो उसे क्वथन, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्वथन कहते हैं, तथा जिस ताप पर बदलता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पर द्रव जो है गैस में परिवर्तित हो जाएगा उसको क्या कहेंगे? उस द्रव का क्वथनांक कहेंगे। अब आता है जब कोई द्रव ठोस में बदलता है, द्रव क्या होता है? ठोस में जब बदलता है, इधर से द्रव ठोस में बदलता है, तो उसे हिमयन कहते हैं, मतलब द्रव जम रहा है, हिम हो रहा है। तथा जिस ताप पर बदलता है, मतलब द्रव जिस ताप पर ठोस में बदलता है, उस ताप को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब आता है जब कोई गैस पदार्थ द्रव में बदलता है, मतलब गैस पदार्थ क्या होता है? द्रव में बदलता है, तो उसे द्रवण या संघनन कहते हैं। गैस जब द्रव में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? द्रवण या संघनन, मतलब द्रवण हो रहा है, ठीक है ना? या संघनन। तथा जिस ताप पर बदलता है, मतलब जिस ताप पर गैस जो है द्रव में बदलता है, उसको द्रवणांक कहते हैं। अब देखिए, द्रव की ऊपरी सतह से गैसीय अवस्था में परिवर्तन दर ताप पर होता रहता है, द्रव की ऊपरी अवस्था से। अब कभी कभी होता क्या है कि द्रव की ऊपरी अवस्था से ही वो डायरेक्ट गैस में बदलने लगता है, तो ताप पर होता रहता है कि एक निश्चित ताप पर होता है। तो इस प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे पानी रख दिया जाता है धूप में तो ऊपर उड़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको वाष्पन कहते हैं। अब आता है गुप्त उष्मा। गुप्त उष्मा क्या है ये समझते हैं। स्थिर ताप पर किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु, मतलब ताप को क्या कर दिया जाता है? स्थिर कर दिया जाता है, तो उस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हेतु आवश्यक उष्मा की मात्रा प्रति एकांक द्रव्यमान को उस पदार्थ की गुप्त उष्मा कहते हैं। इसका मात्रक कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम होता है। मतलब कि अगर जब हम पदार्थ की ताप को स्थिर कर देते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए, मतलब कि उसको द्रव से वाष्प में बदलने के लिए या वाष्प से गैस में द्रव में बदलने के लिए, ऐसे करने के लिए, गैस से द्रव में बदलने के लिए जो उष्मा की मात्रा होती है, जो देना पड़ता है उष्मा, लेकिन ताप क्या हो? नियत रहना चाहिए। प्रति एकांक द्रव्यमान को, मतलब प्रति एकांक द्रव्यमान के लिए जितना ऊष्मा देना पड़ता है, उसे उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कैलोरी प्रति किलोग्राम, पर कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम या जूल प्रति किलोग्राम होता है। यह दो प्रकार की होती है। पहला नंबर क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरा क्या है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला नंबर क्या आता है कि गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है ये समझते हैं। यह ऊष्मा की वह मात्रा है जो अचर ताप यानी गलनांक पर एकांक द्रव्यमान के ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक होती है। मतलब कि ताप को क्या कर दिया जाए? नियत कर दिया जाए, और एकांक द्रव्यमान को ले लिया जाए, तो उस ठोस को जब द्रव में बदला जाएगा, द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाएगी उसको उसको ही उस ठोस पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। मतलब गलने के लिए, मतलब मान लीजिए एक बर्फ है, उसको पानी में बदलना है, लेकिन ताप जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है बर्फ का, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए द्रव का। तो उसको बदलने के लिए जितनी ऊष्मा दी जाएगी बर्फ को द्रव में बदलने के लिए, उसको एक गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे। ताप क्या है? निश्चित होना चाहिए। दूसरा क्या है? वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो यह उष्मा की वह मात्रा है जो एकांक द्रव्यमान के द्रव को मतलब द्रव है मान लीजिए, और उसको वाष्प में बदलना है। एकांक द्रव्यमान के द्रव को संपूर्ण रूप से अचर ताप क्वथनांक पर वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक है। मतलब कि उसको वाष्प अवस्था में बदलने के लिए, लेकिन उसका ताप में परिवर्तन न हो, जितनी उष्मा दी जाएगी वो क्या कहलाएगी? उसकी वाष्पन की गुप्त उष्मा कहलाएगी। अब आता है नोट। नोट में आता है पहला नंबर, पदार्थ के ताप में वृद्धि होने से आणविक गतिज ऊर्जा बढ़ती है। मतलब कि आणविक गतिज ऊर्जा, मतलब जो अणुओं के बीच में गतिज ऊर्जा होती रहती है, ताप देंगे तो अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा नंबर क्या है? तो गैसीय अवस्था में आणविक स्थितिज ऊर्जा, द्रव अवस्था में आणविक स्थितिज ऊर्जा, ठोस अवस्था में आणविक स्थितिज ऊर्जा, मतलब गैसीय अवस्था में जो आणविक स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक ना, वो बड़ी होती है द्रव अवस्था में आणविक स्थितिज ऊर्जा से। ठीक। वो बड़ी होती है ठोस अवस्था में आणविक स्थितिज ऊर्जा से। अब आता है तीसरा नंबर, सामान्यतः किसी पदार्थ के गलन की गुप्त उष्मा के अपेक्षा वाष्पन की गुप्त उष्मा अधिक होती है।
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है गलन की गुप्त ऊष्मा की अपेक्षा। अब आता है चौथा नंबर, यदि स्थिर ताप पर m किलोग्राम की वस्तु को ऊष्मा देने या वस्तु से ऊष्मा लेने से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो तो ऊष्मा की मात्रा। यदि स्थिर ताप पर m किलोग्राम की वस्तु को ऊष्मा देने, m किलोग्राम की कोई वस्तु है उसको ऊष्मा देने या वस्तु से ऊष्मा लेने से, इस वस्तु से ऊष्मा लेने से उसकी अवस्था में परिवर्तन हो तो ऊष्मा की मात्रा Q बराबर m इंटू एल। मतलब ताप को स्थिर कर दिया गया, m किलोग्राम की वस्तु को ले लिया गया, उसको ऊष्मा देने से या ऊष्मा लेने से उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है तो ऊष्मा की मात्रा Q बराबर m इंटू एल, जहाँ Q क्या है? ऊष्मा की मात्रा है, m क्या है? तो वस्तु का द्रव्यमान है, l क्या है? तो वस्तु के पदार्थ में अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा। ठीक। अब कैलोरीमिति का सिद्धांत आता है, ये समझ लीजिए। जब विभिन्न ताप की वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो ऊष्मा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर तब तक प्रवाहित होती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान न हो जाए। तो दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, दोनों वस्तुओं का ताप जब तक समान न हो जाए, इसको कैलोरीमिति का सिद्धांत कहते हैं। नोट, जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। अब एक फार्मूला होता है m1 इंटू S1 इंटू T2 माइनस टी इज इक्वल टू m2 इंटू S2 इंटू टी माइनस T2। यहाँ पे समझते हैं m1 क्या है? तो गर्म पदार्थ का द्रव्यमान है। S1 क्या है? गर्म पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। T1 क्या है? गर्म पदार्थ का ताप है। M2 क्या है? निम्न पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब जो उससे कम गर्म है। S2 क्या है? निम्न पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। T2 क्या है? निम्न पदार्थ का ताप है। और T क्या है? अभीष्ट ताप, मतलब दोनों का जब ताप समान हो जाए। तो ये कैलोरीमिति का सिद्धांत से ही फार्मूला निकल के आया है। अब यहाँ पे समझते हैं कैलोरीमिति क्या है। कैलोरीमिति, ठीक ना? किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित ऊष्मा के प्रायोगिक मापन को कैलोरीमिति कहते हैं। किसी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित ऊष्मा के प्रायोगिक मापन को कैलोरीमिति कहते हैं। मतलब कितना ऊष्मा इस पदार्थ से उस पदार्थ में गया है, इसको मापने की प्रक्रिया को ही कैलोरीमिति कहते हैं। सूत्र देखिए, पहला नंबर, यदि m द्रव्यमान की वस्तु को ऊष्मा देने या वस्तु से ऊष्मा लेने से ताप परिवर्तन डेल्टा टी हो तो ऊष्मा की मात्रा, मतलब m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसको ऊष्मा दिया जाता है या उससे ऊष्मा लिया जाता है और उसके ताप में परिवर्तन डेल्टा टी होता है, तो ऊष्मा कितना दिया गया या कितना लिया गया उसका फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहाँ एस क्या है? वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है। दूसरा नंबर, यदि स्थिर ताप पर m द्रव्यमान की वस्तु को ऊष्मा देने से या वस्तु से ऊष्मा लेने से उसकी अवस्था परिवर्तन हो, उसकी अवस्था परिवर्तन क्या हो? तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, मतलब अवस्था परिवर्तन हो जाता है ताप देने से m द्रव्यमान की वस्तु को, तो कितना ऊष्मा उसको दिया गया उसका फार्मूला निकालने के लिए होता है Q बराबर m इंटू एल, जहाँ l क्या है? वस्तु के पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा है, m क्या है? वस्तु का द्रव्यमान है, Q आवश्यक ऊष्मा है। नोट पहला देखिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इज इक्वल टू 540 कैलोरी प्रति ग्राम। दूसरा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तीसरा, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम। तो दोस्तों, यहाँ हमारा 9th का फिजिक्स खत्म होता है। अब इसके आगे हम 10th का फिजिक्स चालू करने वाले हैं, उसके बाद से 9th का केमिस्ट्री, फिर 10th का केमिस्ट्री। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।